नमस्कार साथियों। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और समाधान एक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो समाधान एक श्रृंखला द्वितीय श्रेणी शिक्षक टास्क आधारित टेस्ट सीरीज प्रथम प्रश्न पत्र और विषय राजस्थान राज्य व्यवस्था। माइनर टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है 57 नंबर का, वो देखिएगा आप। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन किया। तो देखिएगा हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए जाते रहे हैं। और आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा 160, इसमें है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। और वहां पे क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कोई उपबंध कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्रपति कोई उपबंध करेगा कि कौन राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और व्यवहार में हम देखें तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो देगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थानी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन किया। तो हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे कौन, जगदीश शरण वर्मा, जेएस वर्मा के नाम से वो प्रसिद्ध रहे। और वह सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यायाधीश के डी शर्मा, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, न्यायाधीश पीएन भगवती, न्यायाधीश जेएस वर्मा, इसका क्या होगा, आंसर होगा। और आपको पता होगा कि न्यायाधीश जेएस वर्मा जो हैं ये कितनी बार, 2 बार राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं थे। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं थे। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है उसका प्रयोग कितनी बार हुआ है, इन अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजस्थान में कितनी बार हुआ है। तो राजस्थान में अनुच्छेद 356 की बात करें तो प्रयोग कितनी बार हुआ है, 4 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है, 4 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार जो प्रयोग होता है वो कब होता है, पहली बार प्रयोग 13 मार्च 1967 से, और लागू कब तक रहता है, 26 अप्रैल 1967 तक, इस समय तक ये लागू रहता है। और इस समय इसका सबसे कम कार्यकाल होता है। 4 बार जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है उसमें सबसे कम कार्यकाल पहली बार रहा है और 44 दिन का रहा है। कितने दिन का, 44 दिन, ये ध्यान रखना। अब इस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे, एक तो थे संपूर्णानंद, कौन है, संपूर्णानंद, और एक कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। इनके बाद में कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, लागू होते इसमें संपूर्णानंद और जब हटा था उसमें सरदार हुकुम सिंह थे। ठीक है, ये 2 राज्यपाल हैं, इनका संबंध रहा है। अब बात करते हैं पहली बार जो प्रयोग हुआ वो कौन सी विधानसभा के समय हुआ, चौथी विधानसभा के समय हुआ। और किस कारण से हुआ, अल्पमत या अस्पष्ट बहुमत के कारण। यानी चौथी विधानसभा के चुनाव हुए 1967 में, उसमें किसी भी राजनीतिक दल को राजस्थान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। और मुख्यमंत्री इसमें कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार प्रयोग कब होता है, दूसरी बार प्रयोग होता है 30 अप्रैल 1977 से, 30 अप्रैल 1977 को प्रयोग किया जाता है। और कब तक लागू रहता है, 21 जून 1977 तक लागू रहता है। 21 जून
स्वतंत्रता तक लागू रहा। अब बात करें कि इस समय जो प्रयोग किया गया वो किस कारण से किया गया था, तो ये केंद्रीय निर्देश पर प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात का। और 5वीं विधानसभा थी जो कि क्या कर दी गई, भंग कर दी गई थी, जबकि यहाँ पर पहली बार जब प्रयोग हुआ था उसमें 4थी विधानसभा थी और वो भंग नहीं की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे। वेदपाल त्यागी जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे, ठीक है। इसके बाद में रघुकुल तिलक, कौन है, रघुकुल तिलक थे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री इसमें कौन थे, मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार जो प्रयोग होता है वो कब होता है, 17 फरवरी 1980 को लागू होता है और कब तक, 5 जून 1980 तक लागू रहता है। इसमें जो विधानसभा थी वो कौन सी थी, 6वीं विधानसभा थी जो कि क्या कर दी गई, भंग कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि इस समय जो ये प्रयोग किया गया किस कारण से, केंद्रीय निर्देश के कारण किया गया था। और इस समय राज्यपाल जो थे वो कौन थे, राज्यपाल रघुकुल तिलक इसमें क्या थे, राज्यपाल थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में तो इसमें केवल एक ही राज्यपाल है, रघुकुल तिलक, तीसरी बार के समय। और इसमें मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। चौथी बार जो प्रयोग किया गया वो कब किया गया, 15 दिसंबर 1992 को, और कब तक लागू रहता है ये, 3 दिसंबर 1993 तक लागू रहता है, ठीक है। बात करें इस समय जो प्रयोग किया गया वो किस कारण से किया गया, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि बाबरी मस्जिद घटना के कारण अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था, क्योंकि राजस्थान की सरकार जो है वो अपने आप को पंथ निरपेक्ष से नहीं रख पाई थी, इस कारण से इसका प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे। राज्यपाल जो थे इसमें ध्यान रखिएगा कौन, सबसे पहले जब लागू हुआ उस समय मरीचन्ना रेड्डी, मरीचन्ना रेड्डी। इसके बाद में धनिक लाल मंडल, इनके पास राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार था। और उसके बाद में बलीराम भगत। ये 3 राज्यपाल हैं जिनका संबंध चौथी बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया उससे रहा है। बात करें इसमें विधानसभा कौन सी थी, इसमें विधानसभा थी कौन सी, 9वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा थी, 9वीं विधानसभा थी, जो कि क्या कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी। तो 4 विधानसभाओं का संबंध अनुच्छेद 356 से रहा है। पहले के समय चौथी, दूसरे के समय 5वीं, फिर 6वीं और 9वीं। 5वीं, 6वीं और 9वीं विधानसभा जो है अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण भंग की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। और इस समय चौथी बार जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ, जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। तो अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग किस मुख्यमंत्री के समय हुआ है, भैरों सिंह शेखावत के समय हुआ, 2 बार हुआ है। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्न में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं थे। तो आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा क्योंकि राज्यपाल आपके सामने सब लिख दिए गए हैं। तो सरदार हुकुम सिंह का संबंध तो रहा है, पहली बार आपको दिख रहा है। रघुकुल तिलक का दिख रहा है आपको संबंध। बलीराम भगत का यहाँ पर दिख रहा है, कौन है, सुखदेव प्रसाद। मुख्यमंत्रियों का संबंध भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, किन किन का संबंध, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। एक विशेष फैक्ट ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग जब राजस्थान में किया गया था उस समय हमारे केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो कि पारित नहीं हुआ था। और अनुच्छेद 356 से 7 राज्यपाल हैं जिनका संबंध रहा है। नाम आपको 8 दिख रहे हैं लेकिन रघुकुल तिलक आपको 2 जगह नाम दिखाई देंगे। 7 राज्यपालों का संबंध अनुच्छेद 356 से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय
राज्यपाल किसकी राय से करता है? तो देखिएगा राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता निरर्हता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राज्यपाल करेंगे और राज्यपाल इसमें किसकी राय लेंगे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब देखिएगा आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 192 और इससे पहले एक 191। 191 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यताएं जो है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। 192 में क्या है कि सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार का विधानमंडल में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसा मामला राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल के द्वारा लिया गया निर्णय उसका अंतिम विनिश्चय होगा। ये 192 क्लोज 1 में उल्लेखित है। ठीक है, अब राज्यपाल इसमें किसकी राय लेंगे उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 192 के क्लोज 2 में। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, आंसर तो इसका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, लेकिन हम संविधान की बात करें तो संविधान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग उल्लेखित नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अब देखिएगा बात करते हैं, संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को और संविधान में एक ही निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया और वो कौन सा? भारत निर्वाचन आयोग। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही हमारे विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। तो उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो भारत निर्वाचन आयोग से ही राज्यपाल क्या लेंगे? राय लेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि संविधान में शब्द से जो उल्लेखित है उसके अनुसार राज्यपाल निर्हरताओं के संबंध में किसकी राय लेते हैं, तो वहां पर ऐसा लिख दिया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, तो फिर आंसर निर्वाचन आयोग होगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो निर्वाचन आयोग है इसकी राय राज्यपाल लेंगे, उस राय को मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं है? तो उसको मानने के लिए राज्यपाल क्या है? बाध्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? तो देखिएगा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की आपकी सिफारिश या पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है, जैसे कि हमारे धन विधेयक और वित्त विधेयक प्रथम और अनुच्छेद 207 के क्लोज 1 में प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? 255, 265, 355, 365। इसका आंसर जो है वो क्या है? 255 है। और 255 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफारिश या मंजूरी के लिए रखा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और राज्य विधानमंडल में वह पारित हो गया है और राज्यपाल ने उसे आपकी मंजूरी प्रदान कर दी है या अनुमति प्रदान कर दी है, तो विधेयक इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। इस बात का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 255 में, क्योंकि वहां पर स्पष्ट किया गया है कि सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल एक प्रक्रिया का विषय है। ठीक है, ऐसा ही राष्ट्रपति के संबंध में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, वहां पर दोनों के लिए अनुच्छेद 255 में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 161 में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 161 की बात हो रही है, उसमें अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 161 में क्या उल्लेखित है, पहले वो ध्यान कीजिएगा। समा आदि की और कुछ मामलों में दंड या दंडादेश, एक्चुअली जो शब्द यूज हुआ है वो दंडादेश है, दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है,
तो मूल जो अनुच्छेद 161 है उसकी विषय वस्तु है वो क्या है कि समा आदि में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया वो किसके संबंध में पूछा गया है? दंड के संबंध में पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दंड में राज्यपाल समाधान के जो प्रकार हैं, एक्चुअली कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। उनमें से कौन से प्रकार का प्रयोग कर सकता है और दंडादेश में कौन से प्रकार का प्रयोग कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दंड में तो समा, परिविलंबन, विराम या परिहार, और दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अब परिविलंबन और निलंबन एक ही ध्यान रखिएगा। एक बात, अब प्रश्न क्या पूछा गया? दंड के संबंध में राज्यपाल कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है? तो आंसर आपके सामने है, देख लीजिएगा। आप दंड में पूछा है तो समारोह, इसके अलावा परिविलंबन आ गया। ठीक है, इसके बाद में विराम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में परिहार आ रहा है। अब दंड में इनमें से है कौन सा नहीं? लघुकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? लघुकरण होगा। तो दंड में और दंडादेश में दोनों ध्यान रखना आप। ठीक है, दंड में समा, परिविलंबन, विराम या परिहार, यानी इसमें लघुकरण नहीं है, और दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण का प्रयोग इस युक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। योग्यताओं के संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अनुच्छेद 157 के परिप्रेक्ष्य में सत्य कथन वाले कूट का चयन करें। तो अनुच्छेद 157 के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें अहर्ताएं जो हैं वो उल्लेखित हैं। तो कौन कौन सी अहर्ताएं उल्लेखित हैं? एक तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, फिर वह किसी लाभ के पद पर न हो। ऐसी कोई योग्यता यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति पढ़ते वहां पर है कि किसी लाभ के पद पर न हो। फिर विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति में जरूर यह है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। केवल ये 2 बातें हैं जिनकी भी संविधान में देखे तो नंबरिंग नहीं की हुई है। इतना लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए अहर तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो केवल 1 व 2। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को की गई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीसी का कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। तीसरा ऑप्शन है आरपीसी का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो देखिएगा, ये तीनों ही जो कथन है वो क्या है? सत्य है। ठीक है, सबसे पहले देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में एक राज्य प्रमुख के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, जिसका नाम था राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश। और वो अध्यादेश कौन सा था? 28वां अध्यादेश था। वो जारी किया गया था कब? 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया, जो कि प्रभाव में या प्रकाशित जो होता है वो कब? 20 अगस्त 1949 को प्रकाशित होता है। और उसमें ये प्रावधान किया गया कि जिस दिन हमारे
आरपीसी जो है उसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी, उसी दिन से आरपीसी अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है। अब ये अधिसूचना जो प्रकाशित हुई थी सदस्यों की नियुक्ति की, वो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को। अतः आरपीसी का स्थापना जो है वो क्या माना जाएगा? 22 दिसंबर 1949 माना जाएगा और आरपीसी दिवस 22 दिसंबर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सत्यनारायण राव समिति जो है उसकी सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीसी कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। हाँ, कहीं पर आपको 1957 ये मिल सकता है, लेकिन जो आरपीसी का प्रतिवेदन है उसमें ये डेट इंक्लूड है कि 21 अगस्त 1958 को कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। और वर्तमान में आरपीसी का कार्यालय आरपीसी के नवनिर्मित भवन में संचालित है, जो कि जयपुर रोड पर अजमेर में घोघरा घाटी में स्थित है। और कब से है? 21 अक्टूबर 2000 से। ये डेट भी ध्यान रखना, कब से? 21 अक्टूबर 2000 से नवनिर्मित भवन में आरपीसी का कार्यालय संचालित है। इसके बाद में आरपीसी का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी आईएएस होता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? केवल 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2 व 3, तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। इसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आरपीसी को लेकर क्वेश्चन है। आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद, वार्षिक प्रतिवेदन की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया 75वां वार्षिक प्रतिवेदन था। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि 2023-24 का जो वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी ने प्रस्तुत किया था वो कौन सा था? 74वां वार्षिक प्रतिवेदन था। कौन सा था? 74वां वार्षिक प्रतिवेदन था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पहला ऑप्शन जो है इसके बारे में, कि हम देखते हैं आरपीसी से संबंधित अनुच्छेद, और वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 315 से लेकर 323 तक है। अब 315 में किस बात का उल्लेख किया गया है? 315 में केंद्र व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद में 316 में लोक सेवा आयोग में आपके सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि को लेकर प्रावधान किया गया। 317 में सदस्यों को हटाना व निलंबित किया जाना है। ठीक है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। 319 में लोक सेवा आयोग का सदस्य न रहने की स्थिति में अन्य पद धारण करने पर प्रतिषेध है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार है। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय हैं यानी खर्चे हैं। 323 में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है। अब देखिएगा 323 का क्लोज 1 जो है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के सम्मुख रखवाता है। ठीक है। और 323 का क्लोज 2 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। अब आप ये भी ध्यान कर लीजिएगा कि राज्यपाल कौन कौन से संस्थान हैं जिनका प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाता है। तो एक तो आपने आरपीसी वाला देख लिया 323(2). इसके अलावा ध्यान रखना हमारे सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उनका प्रतिवेदन भी राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाता है, और इसका उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में है? 151 के क्लोज 2 में है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो हैं उनके द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्यपाल आर्टिकल 243 आई के क्लोज 4 के तहत
राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाता है। तो 3 प्रमुख संस्थान हैं जिनके प्रतिवेदनों को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाता है। एक आरपीसी, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य वित्त आयोग। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य था? केवल एक सत्य था। ये जो कथन था ये सत्य नहीं था, क्योंकि ये प्रतिवेदन जो था वो कौन सा था? 74वां प्रतिवेदन था। संविधान में मुख्यमंत्री पद किस रूप में उल्लेखित है? तो संविधान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो किस रूप में उल्लेखित है? विधानसभा का नेता, तो संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। विधानसभा में बहुमत दल का नेता, ये भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। मंत्री परिषद का मुखिया और फिर मंत्रिमंडल का मुखिया। आंसर इन दोनों में से ही है, तो बताएगा संविधान में पूछा है मुख्यमंत्री पद किस रूप में उल्लेखित है, तो संविधान में मंत्री परिषद का मुखिया। अनुच्छेद 163 का क्लोज 1, उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सब विवेक के शक्तियों के अलावा या विवेकाधीन शक्तियों के अलावा उसके कार्यों में सहायता व सलाह हेतु एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो संविधान में यही बात उल्लेखित है। विधानसभा का नेता होता है, लेकिन ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्य रूप से राज्यपाल सीएम पद पर नियुक्त करते हैं, लेकिन इस संविधान में उल्लेखित नहीं है। फिर मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, लेकिन इस संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिएगा, बात करें न्यूनतम संख्या के बारे में, तो मूल संविधान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के द्वारा अनुच्छेद 164(1) में कै अंतर स्थापित करके राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम व न्यूनतम दोनों संख्या निर्धारित की गई। ये ध्यान में रखिएगा, क्या संख्या निर्धारित की गई? अधिकतम व न्यूनतम दोनों संख्या निर्धारित की गई। जबकि बात करें इसी संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 75(1) में कै अंतर स्थापित करके केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की केवल अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो संख्या निर्धारित की गई अधिकतम वो कितनी? तो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? 15%। यानी विधानसभा जो कुल सदस्य संख्या है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान का देख लें, राजस्थान में कितनी संख्या है? 200 का 15%, तो कितना आ गया? 30। इन 30 में कौन शामिल है? मुख्यमंत्री भी शामिल है। ठीक है, अभी जिस भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी होगी उसमें 15% के हिसाब से संख्या निकाली जाएगी। ध्यान रखना। तो राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 30 मंत्री बन सकते हैं। बात करें न्यूनतम संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी की गई? तो न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई 12 व्यक्ति, और ये भी मुख्यमंत्री सहित 12 व्यक्ति होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। यानी 11 अन्य व्यक्ति और एक मुख्य मंत्री। ठीक है, ऐसा युग्म बनाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहां पर जो प्रश्न है वो देखिएगा कि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15%, ये तो नहीं है। विधान मंडल की कुल सदस्य संख्या की 15%, ये भी नहीं है। 30, ये भी नहीं है, और 12 ये है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने मंत्री? 12 मंत्री होने चाहिए, ये प्रावधान है। मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके? मुख्य सचिव के संदर्भ में।
तो यह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होता है। तो ये मुख्यमंत्री का हो जाता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। ठीक है, सही है। यह मुख्यमंत्री और प्रशासन के मध्य समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। किसके मध्य? मुख्यमंत्री व प्रशासन के मध्य समन्वय, तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है, वो भूमिका निभाता है। ये भी सही है। वर्ष 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो राजस्थान में 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वो थे के राधाकृष्णन। कौन है? के राधाकृष्णन। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1949 को। और इसी समय राजस्थान में सचिवालय की स्थापना हुई थी। तो 13 अप्रैल 1949 को के राधाकृष्णन की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। और ऐसा कब तक चलता रहा? 1958 तक चलता रहा। 1958 में क्या हुआ? राजस्थान कैडर के व्यक्ति को आपके मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया जाने लगा था। भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे। तो हमने देख लिया प्रथम मुख्य सचिव कौन हमारे? के राधाकृष्णन थे, भगवंत सिंह मेहता नहीं थे। तो ये तो सही है और ये क्या है? गलत है। ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देना पे कि मुख्य सचिव हैं जो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना कि आपातकाल के दौरान यानी अनुच्छेद 352, 56 और 60 के प्रयोग के दौरान जो राज्य कार्यपालिका है वो क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव जो हैं वो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये आपको एक विशेष फैक्ट इस रूप में ध्यान में रखना है। अब आंसर देखिएगा, केवल 1, 2 व 4, 2, 3 व 4, 1, 2 व 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 व 3। मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। क्या रहे? मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। देखिएगा, निरंजन आर्य, केपीयू मेनन, टी श्रीनिवासन, ओम प्रकाश मीणा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? टी श्रीनिवासन होगा। क्या होगा? टी श्रीनिवासन। तो हमारे मुख्य सचिव जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, एक तो टी श्रीनिवासन है पहले तो ये, और एक है और व्यक्ति, वो कौन है? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता, ये दो मुख्य सचिव जो क्या रहे हुए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त रहे हुए हैं। पहले तो टी श्रीनिवासन और दूसरे कौन? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब जो अन्य नाम उनके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। निरंजन आर्य के संबंध में आपको एक ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान के अनुसूचित जाति से बनने वाले पहले जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? निरंजन आर्य। ठीक है। इसके बाद में केपी मेनन के बारे में बात करें तो राजस्थान में एकमात्र उप लोकायुक्त जो रहे हैं, प्रथम वह एकमात्र उप लोकायुक्त, और वो कौन रहे हैं? केपीयू मेनन रहे हैं। इसके बाद में बात करें ओम प्रकाश मीणा की। ओम प्रकाश मीणा जो है अनुसूचित जनजाति से बनने वाले पहले मुख्य सचिव हैं। इनमें से सत्य कथन की पहचान कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। दूसरा कथन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। कितने कार्यवाहक अध्यक्ष? 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, बात करें मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। तो देखिएगा, संख्या 5 से घटाकर 3 की तो गई है, लेकिन 2019 में जो संशोधन अधिनियम लाया गया उसके द्वारा नहीं, ये 2006 का जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा। ठीक है ना। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, 2019 का जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना उसमें परिवर्तन किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग में 2006 के द्वारा परिवर्तन किया गया था। पहले सदस्य संख्या राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य,
और 2006 के संशोधन के द्वारा एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं कितने? 5। और अध्यक्ष एक्चुअली रहे कितने हैं? 5 नहीं रहे हैं, बल्कि कितने रहे हैं? 6 रहे हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 व न 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 सही है और न ही 2, दोनों ही क्या है? गलत है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रावधान व उनसे संबंधित अधिनियम की धाराओं में से असुमेलित को छांटिए। तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उसके प्रावधान है और उनसे संबंधित जो अधिनियम की धाराएं, उनमें असुमेलित धारा को छांटना है। तो एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ धारा है। तो बात करते हैं नियुक्ति। नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सी है? 22 है, तो ये तो सही है। इसके बाद वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित धारा कौन सी है? वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित धारा 33 है, ये भी सही है। वैधानिक गारंटी, वैधानिक गारंटी से संबंधित धारा 23 है, ये भी सही है। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है? 26 नहीं है, बल्कि कौन सी है? 25 है। कौन सी धारा है? 25 है। इसलिए असुमेलित जो धारा है वो कौन सी होगी? धारा 26 होगी, उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है वो संसद के द्वारा पारित किया गया और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है हमारे 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। और बात करें राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की, तो राजस्थान में इसके संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अधिनियम आपके पारित होता है। और राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया था वो कब किया जाता है? 18 जनवरी 1999 को किया जाता है। और राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जो क्रियाशील होता है वो कब होता है? हमारे 23 मार्च 2000 को क्रियाशील होता है। और राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उसके कार्य संचालन के संबंध में विनियम जो बनाए जाते हैं वो लागू होते हैं कब? 19 जनवरी 2001 को लागू होते हैं। कब होते हैं? 19 जनवरी 2001 को लागू होते हैं। तो 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, क्रियाशील होने की डेट है 23 मार्च 2000 और जो विनियम है उनके लागू होने की डेट है 19 जनवरी 2001, ठीक है। अब बात करें कि ये जो अधिनियम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें टोटल जो अध्याय थे, टोटल अध्याय वो कितने थे? कुल अध्याय उनकी संख्या कितनी थी? कुल अध्याय 8। कितने? 8 अध्याय। और बात करें टोटल जो धाराएं हैं उस अधिनियम में वो कितनी है? धाराएं 43। कितनी धाराएं? 43 से धाराएं, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से 8 अध्याय में से कौन सा अध्याय है जो राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग है उनकी स्थापना का प्रावधान करने वाला जो अध्याय है वो है 5। कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय, ठीक है। और अध्याय 5 जो है इसमें जो धाराएं हैं, इसमें जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक हैं? धाराएं इसमें धाराएं हैं 21 से 29 तक। 21 से 29 तक धाराएं हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन धाराओं के ऊपर थोड़ी सी हम बात भी कर लें, प्रश्न आ सकता है। तो धारा 21 जो है, 21 ये किससे संबंधित है? ये आयोग की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? संरचना, जो कि 1+2 है, एक अध्यक्ष से 2 सदस्य। धारा 21 से 3 है जिसमें आयोग का एक क्या होगा? सचिव होगा, उसको लेकर प्रावधान किया गया। किसको लेकर? आयोग के सचिव को लेकर प्रावधान किया गया धारा 21 से 3 में, जो आयोग के आपके समस्त ऐसी शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम धारा 21 से 4, 21(4) जो है इसमें आयोग का कार्यालय जो है वो कहाँ पे होगा?
या आयोग का स्थान। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर आयोग का क्या होगा, कार्यालय होगा, जो कि वर्तमान में जयपुर में है। इसके बाद में 21.5 21.5 में आयोग की शक्तियां हैं, आयोग की शक्तियां। और आयोग को कौन से मामलों में जांच करने की शक्ति है, राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय में मानव अधिकार हनन के मामलों की जांच करने की शक्ति है। और आयोग उन मामलों में जांच नहीं करेगा जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक आयोग है वो जांच कर रहा है। तो शक्तियों के बारे में धारा 22 की बात करते हैं। 22 में नियुक्ति को लेकर प्रावधान है। धारा 23 में बात करें तो सदस्य जो हैं उनको हटाने से संबंधित है, सदस्यों को हटाना, जो कि वैधानिक गारंटी है। धारा 24 में किसका प्रावधान है, पदावधि का, जो कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बात करें धारा 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान है। धारा 26 में किसका प्रावधान है, सदस्यों के वेतन भत्ते। धारा 27 आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी यानी कार्मिक जो हैं उनसे संबंधित है। धारा 28 की बात करें तो किससे संबंधित है, धारा 28 में प्रतिवेदन, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। और ध्यान रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन जो है वो किसे सौंपता है, वो सौंपता है राज्य सरकार को। आरपीसी अपना प्रतिवेदन, आपके 2 आयोग सिलेबस में है, ठीक है, एक आरपीसी और एक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। आरपीएससी अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेगा और राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसे राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। इससे संबंधित धारा कौन सी है, 28 है। और उसके बाद में एक धारा है 29। धारा 29 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कतिपय उपबंध या उपबंधों का राज्य मानवाधिकार आयोगों में लागू होना। आयोगों में लागू होना। इस प्रकार से धारा 21 से लेकर 29 तक ध्यान रखना, ठीक है। एक आरपीसी के जो आर्टिकल्स हैं 315 से लेकर 323 तक वो भी ध्यान रखने हैं, और इधर धारा 21 से लेकर 29 तक, और फिर एक धारा 33 ध्यान रखना जो वित्तीय स्वायत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में है। इसका आंसर पिछले वाले प्रश्न का आंसर देख लेते ना, हाँ, कार्यवाहक देख, ओके। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं, कौन से अध्याय में, तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, कौन सा, अध्याय नंबर 5। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने विधायकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो देखिएगा, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी जो नियम है उसके तहत प्रावधान ये किया गया है कि कुल जो सदस्य संख्या है विधानसभा की उसके 1/5 सदस्यों के समर्थन से आपके प्रस्ताव समर्थित माना जाएगा। तो अब राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है कितनी, 200 है, तो 200 का 1/5 कितना होगा, 20 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, कितना होगा, 40 होगा। ये तो सदस्य संख्या पूछ लिए, आधार पूछे तो 1/5, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस विधानसभा
को समय से पूर्व भंग होने पर राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। तो देखिएगा, पांचवी विधानसभा भंग हुई थी, हमने देखा था अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण, लेकिन उसका कार्यकाल आपके क्या हो चुका था, पूरा हो चुका था 5 वर्ष। उसका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया था, ठीक है। और समय से पूर्व भंग करके मध्यावधि जो चुनाव करवाए गए थे वो कौन सी विधानसभा के, वो छठवीं विधानसभा के करवाए गए थे। और कब, छठवीं विधानसभा का जो समय है वो 1977 से 80 का है। इस समय पहली बार 1980 में पहली बार मध्यावधि चुनाव राजस्थान में हुए थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा में पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रमशः उपस्थित सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 180 हम जब देखते हैं उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष सदस्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में विधानसभा की प्रक्रिया नियमों के तहत अवधारी सदस्य के द्वारा आपके अध्यक्ष कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। और उनकी भी अनुपस्थिति में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या विधानसभा के द्वारा निर्धारित सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के अनुपस्थिति की बात, पद रिक्ति की बात है यहाँ पे, पद रिक्ति की बात है। तो पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो देर का पद रिक्ति यानी अनुपस्थिति होता है, यहाँ पर अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों की तालिका सूची का प्रावधान होता है, पद रिक्ति की स्थिति में नहीं होता है। पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 180 क्लोज 1 में बात है, ठीक है। अनुपस्थिति की, तो यहाँ पर अनुपस्थिति दिया ही नहीं गया, तो पहली बात तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है। दूसरी बात कि क्या दे रखा है, 10 सदस्यों में से क्रमशः 10 का प्रावधान नहीं है। अनुपस्थिति में भी कितने का प्रावधान है, राजस्थान विधानसभा में 4 का प्रावधान है। 4 उपाध्यक्षों की तालिका सूची या सभापतियों की तालिका सूची बनाई जाती है। तो पहला जो कथन है ये तो क्या हो गया, गलत हो गया है। इसके बाद में राजस्थान की प्रथम विधानसभा में उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे। कौन थे, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे, और अध्यक्ष जो थे कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। तो ये कथन सही है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष है उसके निर्वाचन की निर्णय कौन करता है, राज्यपाल करता है। सही है। विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। तो देखिएगा, प्रावधान ये किया गया है कि जब कभी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो अध्यक्ष नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक इस पद पर बने रहेंगे, ये उनसे अपेक्षा की गई। तो ये भी क्या है, सही है। तो बी, सी और डी यहाँ पर क्या है, सही है। कूट। और आपके इसमें पूछा गया असत्य कथन, तो असत्य कथन कौन सा है, ए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो 10वीं विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष रहे। 10वीं विधानसभा में 3 अध्यक्ष रहे और 3 ही क्या रहे, उपाध्यक्ष रहे थे, ध्यान रखना। तो 10वीं विधानसभा में 3 जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, हरिशंकर भावड़ा, अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ, हरिशंकर भावड़ा, उसके बाद में शांतिलाल चपलोत, उसके बाद में समर्थलाल मीणा। ये 10वीं विधानसभा में 3 अध्यक्ष रहे थे। और 3 उपाध्यक्ष जो 10वीं विधानसभा में रहे वो कौन कौन रहे थे, हो रहे थे, एक तो कौन, शांतिलाल चपलोत, इसके बाद में कौन समर्थलाल मीणा, और उसके बाद में कौन, तारा भंडारी। ये 3 उपाध्यक्ष रहे थे। और तारा भंडारी के संबंध में एक विशेष फिर ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष जो बनी वो कौन बनी, तारा भंडारी बनी। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन बनी, सुमित्रा सिंह बनी, जो कि कौन सी विधानसभा में बनी, 12वीं विधानसभा में बनी थी। नेक्स्ट है, 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे। 15वीं विधानसभा के, अभी कौन सी विधानसभा है, अभी 16वीं विधानसभा है, और 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन,
कालीचरण सराफ नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो 15वीं विधानसभा में सीपी जोशी नहीं थे, गुलाब चंद कटारिया थे, तो ये आंसर महेंद्र चौधरी, राजेंद्र सिंह राठौड़े ने, तो गुलाब चंद कटारिया इसके क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय हैं? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 में, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय पूछे गए हैं। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा ये प्रश्न में मिस्टेक रहा है टाइपिंग की वजह से, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कुल अध्याय हैं उनकी संख्या है ना इस अधिनियम में, वो कितनी है, 5 है। कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 5 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बात करें जो पहला अध्याय है उसकी, पहला अध्याय है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी विषय वस्तु है प्रारंभिक। ठीक है, और थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिएगा 1994 का जो अधिनियम है ना, इसे 5 अध्याय और अनुसूचियां जो है ना, अनुसूचियां 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 3, कितनी, 3, और धाराएं जो है ना, धाराएं वो कितनी, 124। कितनी धाराएं, 124 धाराएं इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो अध्याय नंबर 1 की बात हो रही थी हमारे, अध्याय नंबर 1 की विषय वस्तु है प्रारंभिक और उसमें धाराएं हैं 2, 1 व 2। ठीक है, इसके बाद में अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर जो 2 है वो किसी संबंधित है, वार्ड सभा से संबंधित है। किस संबंधित है, वार्ड सभा से, उसमें धारा है 3 से 8 तक। फिर अध्याय 2A, और 2A जो है या कह वो किसी संबंधित है, ग्राम सभा से संबंधित है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ग्राम सभा से संबंधित है। और बात करें इसमें जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक है, 8A से E तक है, 8A से 8E तक इसमें धाराएं हैं। ठीक है, इसके बाद में अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 जो उसकी विषय वस्तु है पंचायती राज संस्थाएं, और उसमें जो धाराएं हैं वो 9 से लेकर 91A तक उसमें धाराएं हैं। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 की विषय वस्तु जो है वो है राज्य सरकार की शक्तियां, और उसमें जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक हैं, 92 से लेकर 107 तक है, 92 से लेकर 107 तक ही ध्यान रखना। राज्य सरकार की शक्तियां अभी प्रयोग की जा रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 4A, अध्याय नंबर 4A जो है उसकी विषय वस्तु है किसी गांव के आबादी क्षेत्र का विनियमन। किसी गांव के आबादी क्षेत्र का क्या है, विनियमन, और उसमें जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक हैं, 107A से लेकर कहां तक है, H तक है। ठीक है, इसके बाद में अध्याय नंबर 5, उसकी विषय वस्तु जो है वो विविध या प्रकीर्ण। ठीक है, और उसमें धाराएं 108 से लेकर 124 तक है। ठीक है, अनुसूचियां 3 हैं। अनुसूचियों की बात करें, पहली अनुसूची है उसमें है पंचायतों की, पंचायतों के आपके कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, पंचायतों का मतलब यहाँ पर ग्राम पंचायत से। अनुसूची नंबर 2 पंचायत समिति कार्य एवं शक्तियां, और अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 जो है उसमें जिला परिषद कार्य एवं शक्तियां हैं। ठीक है, और टोटल धाराएं हैं जो है वो कितनी है, 124 है। ठीक है, इसमें से भी कुछ धाराएं जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान में रख लेनी है, जैसे 9, 10, 11 क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना संबंधित, और निगमित निकाय हैं ये इसका प्रावधान करती हैं। इसके बाद में धारा जो 12, 13 और 14 हैं वो आपके इनकी संरचना से संबंधित है क्रमशः। ठीक है, इसके बाद में 15 व 16 जो है वो आरक्षण से संबंधित है। 17 जो धारा है वो पंचायतों की अवधि से संबंधित है। धारा 18 का ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा मामला जिस रूप में चल रहा है, निर्वाचक और निर्वाचक नामावलियां हैं 18 में। धारा 18A जो है, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें मिथ्या घोषणा है कि निर्वाचक नामावली में कोई मिथ्या घोषणा से नाम जुड़वाता है तो आपके 1 वर्ष की सजा, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। ध्यान रखना, मिथ्या घोषणा से नाम ऐड करवाता है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, धारा 18 जो B है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक नामावलियां तैयार आदि में शासकीय कर्तव्य का भंग होना, और अगर ऐसा होता है तो जो पदाधिकारी है उसके लिए आपके कम से कम 3 मास का कारावास या जुर्माना, उसका प्रावधान किया गया। धारा 18C उसमें मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया।
धारा 19 में अयोग्यताएं, शैक्षणिक योग्यता जो कि कौन सी 8वीं व 10वीं पास थी, ठीक है। और धारा 19 RST, आर में ग्राम पंचायत, एस में पंचायत समिति और टी में जिला परिषद के संबंध में जो शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था उसको 2019 में संशोधन 2019 के द्वारा आपके क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में धारा 19 में प्रावधान किया गया कि नरेगा का 50% खर्च पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट धारा 19 एक ख है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति पंचायती राज संस्था में एक से अधिक स्थानों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें धारा 24, ध्यान रखनी है आपको एक, धारा 24 जो है उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। धारा 25 में कार्यभार सौंपना है। धारा 26 में सरपंच के निर्वाचन के बारे में प्रावधान है। धारा 27 में पंचायत की स्थापना पर उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया। धारा 28 में प्रधान व उप प्रधान का निर्वाचन। धारा 29 जिला प्रमुख व उप प्रमुख का निर्वाचन। धारा 30 में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनकी पदावधि। धारा 31 में सदस्यों आदि के वेतन, और अभी वेतन के संबंध में आपको वेतन भत्ते हैं। धारा 31 क्या है, सदस्यों आदि के भत्ते। अभी ध्यान रखिएगा हमारे ग्राम पंचायत का जो मुखिया यानी सरपंच, उसका मानदेय कितना है, वो है कितना 6679 रुपये प्रति माह है, सरपंच का मानदेय है ये, ठीक है। प्रधान पंचायत समिति का जो मुखिया प्रधान, उसका मानदेय कितना है, उसका मानदेय है 11,689 रुपये, 11,689 रुपये प्रति माह। और जिला प्रमुख का जो मानदेय है वो कितना है 16,698 रुपये, 16,698 रुपये है, ये मानदेय है, ये ध्यान रखिए। तो मानदेय कितना, सरपंच का 6,679, प्रधान का 11,689 और जिला प्रमुख का 16,698। ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है बढ़ावा जो मानदेय है। इसके बाद में कुछ और धाराएं हैं, उनकी चर्चा करें तो देगा आपको ध्यान रखना है धारा 50। धारा 50 से पहले एक धारा देख लो 37 जिसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। धारा 38 सदस्यों को हटाना व सदस्यता निलंबित किया जाना। धारा 39 सदस्यता समाप्त किया जाना, और उसके पीछे कुछ कारण है। क्या क्या कारण है, कारण एक तो अयोग्यताओं के कारण, धारा 19 में जो उल्लेखित अयोग्यता है उनके कारण। इसके अलावा आपके निर्वाचित होने से नियुक्त होने की तिथि में 3 माह तक शपथ ग्रहण नहीं करता है तो आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा बिना पूर्व सूचना के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, इसके अलावा त्यागपत्र देने पर या मृत्यु हो जाने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके बाद धारा 50 जो है उसमें पंचायत के कार्य एवं शक्तियां हैं, ठीक है। पंचायत का मतलब यहाँ पर ग्राम पंचायत से है। 51 में पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियां हैं। 52 में हमारी जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद में धारा 60A जिसमें सतर्कता समिति को लेकर प्रावधान है। और एक फैक्ट ध्यान रखना है यहाँ पर, 6 जनवरी 2000 को ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। धारा 74 में वार्षिक बजट है। धारा 78 में पंचायतों में सचिव की नियुक्ति व उसके कर्तव्य हैं। धारा 92 में किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द कर राज्य सरकार के द्वारा रद्द या निलंबित करना। धारा 94 में है पंचायतों की अवधि से पहले ही राज्य सरकार के द्वारा उनका विघटन करना। धारा 94 के बाद 95 में विघटन के परिणाम है। एक धारा ध्यान रखना 95 क, और 95 क जो है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि पंचायतों में आपके प्रशासकों की नियुक्ति के संबंध में अंतःकालीन उपबंध, और अभी पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है तो धारा 95
का जो है थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में धारा 98 जो है उसमें है शक्तियों का प्रत्यायोजन। धारा 99 जो है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति। धारा 101 में है किसी पंचायती राज संस्था की सीमा में परिवर्तन। धारा 115 प्रत्येक जनगणना के बाद पंचायतों के स्थानों का अवधारण यानी परिसीमन वाला कार्य। तो परिसीमन वाला थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, अभी परिसीमन पंचायतों का किया गया, धारा 115 में प्रावधान है। इसके बाद में नेक्स्ट धारा 118 जिसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। धारा 119 जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और धारा 121 जिला आयोजना समिति। ये कुछ धाराएं भी आप देखकर जाना, क्योंकि अभी सब मामला इसी पर चल रहा है। इसके बाद में तो यहाँ पर अध्याय जो होंगे वो कितने होंगे, 5 अध्याय होंगे। इसके बाद में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है। जन सुनवाई की जो वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है, पंचायती राज के संदर्भ में प्रश्न है। तो केवल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों स्तरों पर केवल जिला परिषद। तो देखो जन सुनवाई जो है उसको लेकर प्रावधान तीनों स्तरों के लिए है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रथम गठन कब किया गया। तो राजस्थान में आज तक कितने राज्य वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, 7 राज्य वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। और उनमें पहला जो राज्य वित्त आयोग गठित हुआ था वो कब हुआ था, 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को गठन हुआ था। तो आंसर क्या होगा, 1994 होगा। अभी लेटेस्ट जो 7वां राज्य वित्त आयोग गठित हुआ है उसके बारे में ध्यान रखना विशेष रूप से। 1 अगस्त 2025 को इसका गठन किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, श्री अरुण चतुर्वेदी हैं। और सदस्य सचिव जो हैं वो नरेश कुमार ठकराल है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के जो लेखा हैं उनका परीक्षा यानी संपरीक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, पंचायती राज मंत्रालय, राजस्थान महालेखा परीक्षक, जिला परिषद। तो इसका आंसर है राजस्थान महालेखा परीक्षक। लेकिन राजस्थान महालेखा परीक्षक जो है वो किसके निर्देशों के अनुसार आपके लेखा परीक्षण का कार्य करता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 किससे संबंधित है। तो ग्राम सभा की शक्तियां, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया, पंचायत समिति के अधिकार, जिला परिषद का गठन। तो देखिएगा 39 जो है वो सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति से संबंधित है मुख्य रूप से। यहाँ पर एक्चुअली आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायतों में लेखा पुस्तकों को संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। पंचायतों में लेखा पुस्तकों यानी पंचायतों के जो रिकॉर्ड हैं उनको आपके संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। विकास अधिकारी की, ग्राम सेवक की, सरपंच, लेखा परीक्षक। तो ये जिम्मेदारी होती है ग्राम सेवक की, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उसका सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक। हाँ ये ध्यान रखना, इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है या पद नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और वो कब किया गया, 2021 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा है निवासी 2I, उसमें संशोधन करके आपके पद नाम क्या कर दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई। पंचायत क्षेत्र की परिभाषा की बात हो रही है और अधिनियम 1994 के तहत है। तो देखिए धारा 2(1), धारा 3, धारा 2(14), धारा 4। तो यहाँ पर देखिएगा ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और धारा 2(14) नहीं है बल्कि ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 नंबर है। राजस्थान में पंचायत चुनाव का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग,
राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत राज निदेशालय, गृह विभाग। तो ये संचालन किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? 11 बार चुनाव हो चुके हैं। पहली बार चुनाव हुए थे 1960 में, पंचायत विभाग के द्वारा करवाए गए। फिर 1965, उसके बाद में 1978, 81, 1988 ये जो चुनाव करवाए गए थे वो राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा करवाए गए थे। और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार चुनाव करवाए गए थे 1995। उसके बाद प्रति 5 वर्षीय चुनाव हो रहे हैं। और अभी जो चुनाव होंगे वो कौन से नंबर के होंगे? 12वें नंबर के चुनाव होंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई थी? सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया जो है वो पहली बार कब शुरू की गई थी? तो शुरू की जाती है 2006 में। राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान कौन सा है? पंचायत प्रतिनिधि जो है उनके प्रशिक्षण हेतु संस्थान कौन सा है? SCM, रिपा, SIRD, NIRD, इग्नू। तो देखिएगा इसका आंसर होगा SIRD, स्टेट इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट। अब ये स्टेट इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है। और किसकी नोडल एजेंसी है? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। और इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जो होती है वो 1999 में होती है। और कहाँ पे होती है? जयपुर में होती है। राजस्थान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किस संवर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद की बात हो रही है। तो RAS अधिकारी, IAS अधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी, लेखा सेवा के अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? IAS अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए? तो 2 बार प्रतिवर्ष, 3 बार प्रतिवर्ष, 4 बार प्रतिवर्ष, केवल आवश्यकता पड़ने पर। तो देखिएगा 2 बार प्रतिवर्ष। ये जो अधिनियम है 1994 का, इसकी एक धारा है 8 क, उसमें प्रावधान है कि 2 अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। और पहली बैठक जो है वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में, और दूसरी बैठक जो है वो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में होनी चाहिए। पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? संपत्ति की देखरेख और उसकी संरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व किसको सौंपा गया है? सरपंच को, ग्राम सेवक को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को। तो ये उत्तरदायित्व है ग्राम पंचायत जो है उन्हें सौंपा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता सर्वाधिक बार कौन रहे हैं? तो लक्ष्मण सिंह, भैरों सिंह शेखावत, परशुराम मदेना, पूनम चंद बिश्नोई। तो लक्ष्मण सिंह ये 4 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। अगर मुख्यमंत्रियों में सबसे बार प्रतिपक्ष का नेता पूछे तो कौन है? भैरों सिंह शेखावत 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। और लक्ष्मण सिंह है वो 4 बार, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, ध्यान रखना। और तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं विधानसभा में ये प्रतिपक्ष के नेता रहे थे। और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता कौन है राजस्थान विधानसभा में? टीकाराम जूली है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से क्या देना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा था। तो राजस्थान में कुछ मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने कुछ घटनाओं के कारण क्या दिया है? पद से त्याग पत्र दिया है। उनमें एक कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया हैं, एक शिवचंद्र माथुर भी हैं, एक हरिदेव जोशी भी हैं। ये तीनों किसी ना किसी घटना को लेकर त्यागपत्र दें। तो महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का त्यागपत्र दिया, किसने दिया? जगन्नाथ पहाड़िया ने दिया था 1981 में। शिवचंद्र माथुर ने डीग गोलीकांड के कारण 1985 में 23 फरवरी 1985 को त्यागपत्र दिया था। हरिदेव जोशी ने 1987 में घटना हुई थी, रूप कंवर नाम की एक महिला है उसको सती बना दिया गया, तो जिसे दीवराला सती कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन्हें 1988 में त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ?
तो राजस्थान में पैसा एक्ट जो है वो लागू कब होता है, उसके संबंध में प्रश्न है ये। तो 1996 में तो देश में पैसा एक्ट लागू होता है, 97 में हमारे राजस्थान में लागू नहीं हुआ, ये 1999 में लागू होता है। और उसकी भी एक डेट है, ध्यान रखना, और डेट क्या है, 30 सितंबर 1999, 30 सितंबर 1999 को लागू होता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई थी कब? 2013 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरपीसी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त का पात्र होता है। तो आरपीसी का अध्यक्ष जो है, आपके जब अध्यक्ष नहीं रहता है तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। ये कथन क्या है? सही है। आरपीसी का सदस्य आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। आरपीसी का सदस्य यानी राजस्थान लोक सेवा का सदस्य नहीं रहता है तो आरपीसी में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का पात्र होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए अनुच्छेद 319 जो है उसका ख में इस बात का प्रावधान किया गया, और ये वाला जो सदस्य है आरपीसी का सदस्य है, आरपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 319 घ में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? गलत है। तो इसका उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य पूछा है तो केवल एक होगा। इसके बाद नेक्स्ट, राज्य सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्य विधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 166 के जो प्रावधान है उनके अंतर्गत ही होता है। एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं। एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं, ये भी क्या है? कथन सत्य है। तो इसमें आपके केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है।